सुबह का वक्त है। हर चीज वैसे ही लगती है जैसे हर दिन होती है। आंखें खुलती हैं हल्की सी थकावट के साथ। आप मोबाइल उठाते हैं, नेटवर्क नहीं है। थोड़ा अजीब लगता है लेकिन शायद कुछ देर में ठीक हो जाए। किचन की लाइट्स ऑन करते हैं तो बिजली नहीं है। टीवी ऑन करते हैं तो एक अजीब सी बजिंग स्क्रीन और स्टैटिक नॉइस है। आप कुछ समझने की कोशिश करते हैं लेकिन सब कुछ थोड़ा ऑफ लगता है। बाहर का दरवाजा खोलते हैं तो शहर में हर रोज की हलचल गायब है। ना कोई गाड़ी का हॉर्न, ना लोगों की आवाज, और फिर दूर कहीं से एक धमाके की हल्की सी गूंज। आसमान की तरफ देखते हैं, एक बड़ा सा क्लाउड फॉर्मेशन उठता नजर आता है। मुश्किल से समझ आता है कि ये धुआं है या कुछ और। आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, और उसी वक्त आपको समझ आता है कि ये कोई मामूली बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है। ये कोई फिल्म नहीं, रियल लाइफ है, जिसमें हर इंसान के पास सिर्फ एक चांस है। अगर ऐसा हो गया तो क्या आप तैयार हैं? और अगर नहीं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि शायद ये एक वीडियो आपकी जिंदगी बचा ले। वॉर सिचुएशन में कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, स्पेशली जब इन्वॉल्व कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो तो खतरा 100 गुना और बढ़ जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हर इंसान एहतियात के साथ अपनी तरफ से हर सिचुएशन के लिए मुकम्मल तैयारी रखे। सबसे पहले इन 5 साइंस को जहन नशीन कर लें, क्योंकि अगर ये साइंस आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सराउंडिंग्स में न्यूक्लियर ब्लास्ट हो चुका है। नंबर 1, ब्लाइंडिंग फ्लैश और बड़ी हीट वेव। न्यूक्लियर फायरबॉल से निकलने वाली तेज चमक आंखों को टेम्परेरी अंधा कर देती है, और हीट वेव 10 से 20 किलोमीटर तक एक्सपोज स्किन को जला सकती है। अगर आप खुली जगह पर हैं तो फौरन जमीन पर लेटकर आंखें ढांप लें। नंबर 2, जोरदार शॉक वेव और जमीन का झटका। ब्लास्ट का प्रेशर वेव शीशे को तोड़ देता है, इमारतें हिलती हैं और महसूस होता है जैसे बहुत शदीद अर्थक्वेक आ रहा है। इस टाइम विंडो से दूर रहकर नील डाउन पोजीशन लें। नंबर 3, इंटरनेट सिस्टम का कंप्लीट ब्रेकडाउन। ब्लास्ट के साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को फ्राई कर देता है। पावर ग्रिड, मोबाइल टावर्स और सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेल हो सकती हैं। इसलिए अपने कन्वेंशनल डिवाइसेस पर भरोसा रखने के बजाय बैटरी पावर्ड रेडियो का बैकअप जरूरी होगा। नंबर 4 इज सायरन और इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट का एक्टिवेट होना। सिविल डिफेंस अलार्म्स और रेडियो, टीवी, टिकर्स, शेल्टर्स लेने की हिदायत देंगे। इन आवाजों को इग्नोर ना करें, ये रियल टाइम गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। नंबर 5, दूर कहीं मशरूम क्लाउड का दिखना। आसमान में उठता हुआ बड़ा मशरूम शेप धुआं कंफर्म करता है कि ब्लास्ट हुआ है। हवा का रुख देखकर फॉल आउट से बचने के लिए पानी, खाना लेकर सबसे नजदीकी सील्ड कमरे या बेसमेंट में चले जाएं। हमें यह सब इसलिए मालूम है क्योंकि 1998 के चागी न्यूक्लियर टेस्ट में बलूचिस्तान के रहने वालों ने सबसे पहले एक सफेद फ्लैश और जमीन को हिलता हुआ महसूस किया। यही वो रियल लाइफ इंडिकेटर था जो उन्हें समझा गया कि कुछ अनोखा, कुछ खतरनाक हो चुका है। जब न्यूक्लियर अटैक होता है तो सबसे क्रिटिकल फैसले शुरू के 48 घंटों में लिए जाते हैं। ऐसे वक्त में सब कुछ तेजी से बदल जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, सप्लाई चेन और सिक्योरिटी फोर्सेस की रेडिनेस हिस्टोरिकल वॉर्स जैसे 1999 की कारगिल वॉर और 1971 की इंडो पाक वॉर में हमने देखा है कि मिलिट्री और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए कितनी तेजी से प्लान्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं। सबसे पहले शुरू के 24 घंटों में फौज की तैयारी आप देखेंगे। फौज को अपने एरियाज को सिक्योर करना होता है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ता है। यह वक्त होगा जब हर फौजी अपने इमरजेंसी प्रोटोकॉल पर काम करना शुरू कर देगा। मिलिट्री की तरफ से सबसे पहले सिविल इवैक्यूएशंस इनिशिएट किए जाएंगे, इमरजेंसी सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और शेल्टर्स को डिप्लॉय किया जाएगा। जब ऐसे वक्त की अनाउंसमेंट होती है तो अवाम में पैनिक हो जाता है। सुपरमार्केट्स में लोग भीड़ लगाकर चीजें लेने दौड़ पड़ते हैं और ये केओस कई दिन तक कंटिन्यू कर सकता है। इन सब से बचने के लिए आपको अपने सर्वाइवल किट की तैयारी करनी होगी। एक गो बैग जो आपके लिए इमरजेंसी आइटम्स रखे, जैसे पानी, खाना, फर्स्ट एड और बाकी जरूरत की चीजें। जब न्यूक्लियर अटैक हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स का रिस्क बहुत हाई होता है। बिजली, पानी और कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं। अटैक के बाद हॉस्पिटल्स ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। मेडिकल सप्लाईज की शॉर्टेज हो सकती है। रेडिएशन बर्न्स और लॉन्ग टर्म इलनेस के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं होंगी। इसीलिए अपनी मदद खुद करनी होगी और ये एसेंशियल आइटम्स अपने पास होना लाजमी है। ये वो चीजें हैं जो आपको जिंदा रहने में मदद दे सकती हैं। सबसे पहले पानी। हर शख्स को रोजाना कम से कम 4 लीटर पानी चाहिए। आपके पास बॉटल वाटर हो या क्लोरीन टैबलेट्स, दोनों काम आएंगे। खाना जो कभी खत्म ना हो। बिस्किट्स, चावल, दाल, कैन गुड्स ऐसे वक्त में आपकी जिंदगी बचा सकते हैं। ये चीजें कुछ दिनों तक काम करेंगी जब तक इमरजेंसी रेस्क्यू नहीं कर सकते।
गैस सिलेंडर्स या चूल्हा भी बैकअप में रखें तो ज्यादा बेहतर है। फर्स्ट एड किट, इसमें जरूरी दवाइयों, दर्द की गोलियां, बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक क्रीम्स और न्यूक्लियर रेडिएशन से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स बहुत जरूरी है। चंद रूस का सामान, एक्स्ट्रा क्लोथ्स, टॉर्च, एक्स्ट्रा बैटरीज, रेडियो जो आपको फॉल आउट वार्निंग्स दे सकता है, और प्लास्टिक शीट्स जो विंडोज को सील कर सकते हैं। अगर एटम बॉम्ब ड्रॉप हो जाए तो सबसे पहले आपको अपने आप को बचाना होगा। शुरू के 15 मिनट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर हैं तो बेसमेंट में जाकर अपने आप को शेल्टर में छुपा लें। अगर बेसमेंट नहीं है तो अपने एरिया में किसी स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बिल्डिंग को मार्क कर लें जहां आप पनाह ले सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो अपने घर के ही मिडल रूम जहां से बाहर को एक्सपोजर मिनिमम हो उसको तरजीह दें। विंडोज को बंद कर दें और किसी भी एयर वेंट को टेप से सील कर दें। हकीकत तो यह है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो, यह जरूरी नहीं। अगर सारी एहतियात के बावजूद भी आप पर रेडिएशन का असर हो जाए तो कुछ कॉमन साइंस हैं जो आपको फौरन नोटिस करने चाहिए। जब आप रेडिएशन एक्सपोजर के बाद फर्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर सिम्टम्स फील करते हैं तो सबसे पहले नोजिया और वॉमिटिंग होती है। आपको लगता है कि आपका सर दर्द कर रहा है और आपको डिजीनेस फील हो रही है। अगर एक्सपोजर ज्यादा इंटेंस हो तो सिवियर बर्न्स आपकी स्किन पर हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर गिर सकता है और हेयर लॉस हो सकता है। ये सिम्टम्स शुरू के 24 से 48 घंटे के बाद अपेयर हो सकते हैं। ज्यादा इंटेंस रेडिएशन एक्सपोजर से इंटरनल ब्लीडिंग, ऑर्गन फेलियर और बोन मैरो सप्रेशन भी हो सकती है। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा डैमेज करते हैं। अगर किसी को सिवियर रेडिएशन एक्सपोजर होता है तो उनको इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अब बात करते हैं कि अगर आपको लगता है कि रेडिएशन का असर आप पर हो गया है तो आपको फौरन कौन से एक्शंस लेने चाहिए। सबसे पहले काम जो आपको करना है वो आपने अपने कंटामिनेटेड कपड़ों को अपने बॉडी से रिमूव करना है। ये जरूरी है क्योंकि आपके कपड़ों पर रेडिएशन पार्टिकल लग सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो उन्हें अच्छे से धोना और फिर फ्रेश कपड़े पहनना। इफ नॉट, स्पेयर कपड़े हमारे गो टू बैग में ऑलरेडी मौजूद होंगे। आपको पोटेशियम आयोडाइड टैबलेट्स लेनी चाहिए। ये दवाई आपके थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट करती है जो रेडिएशन के एक्सपोजर से अफेक्टेड होते हैं। अगर आपको लगता है कि रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है तो विद इन फ्यू आवर्स पोटेशियम आयोडाइड लेना जरूरी है। इसकी डोजेज के लिए स्क्रीन पर नजर आने वाले चार्ट का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। आइडियल तौर पर ब्लास्ट के 1 से 2 घंटों के अंदर पहली डोज लें, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे के अंदर। दूसरी डोज तभी लेना जब अथॉरिटीज 24 घंटे बाद कंटिन्यू करने को कहे, अदरवाइज एक ही डोज काफी होती है। याद रखें कि टैबलेट सिर्फ रेडियो एक्टिव आयोडीन से प्रोटेक्ट करती है, दूसरी रेडिएशन से नहीं। शेल्टर और दूसरी सर्वाइवल स्टेप्स फिर भी फॉलो करें। अगर सिम्टम्स शदीद बिगड़ जाएं तो फौरन डॉक्टर्स के पास जाएं क्योंकि ये टैबलेट्स आपको सिर्फ हल्की सिम्टम्स को ही रिलीफ देने में मदद दे सकते हैं। हॉस्पिटल्स में भी ज्यादा लोग होंगे इसलिए आपको अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करना होगी। रेडिएशन एक्सपोजर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जिसमें ब्लड टेस्ट, रेडिएशन स्कैन्स और डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस शामिल होते हैं। न्यूक्लियर जंग का असर हर मुल्क के लिए अलग होता है। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका और जापान के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया जैसे डेवलपिंग मुल्कों में कुछ चैलेंजेस और भी खतरनाक हो सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में बिजली, पानी और कम्युनिकेशन सिस्टम पहले ही कमजोर हैं। न्यूक्लियर अटैक के बाद ये सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाएंगे। डेवलप्ड कंट्रीज के पास बैकअप जनरेटर्स और अंडरग्राउंड टनल्स होते हैं, लेकिन यहाँ लोगों को अपने दम पर ही सर्वाइव करना होगा। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया दुनिया के टॉप 3 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में शुमार होता है। मुंबई और कराची जैसे शहरों में इतनी बड़ी आबादी है कि रेडिएशन और ब्लास्ट से बचना नामुमकिन हो जाएगा। डेवलप्ड कंट्रीज में शेल्टर्स और इवैक्यूएशन प्लान ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन यहाँ के शहरों में अपनी मदद आपके तहत सर्वाइव करना होगा। पाकिस्तान में हर 1000 बंदे के लिए तकरीबन 1.2 डॉक्टर्स या फिर सिर्फ 0.6 नर्सेज है। वैसे तो पाकिस्तान की आर्मी डिटेरेंट जरूर रखती है, पर ज्यादा ट्रूप्स के पास NBC सूट्स या मोबाइल डीकंटामिनेशन ट्रक्स नहीं है। इसराइल के आयरन डोम या अमेरिका के थार जैसे मिसाइल डिफेंस शील्ड पाकिस्तान के पास नहीं, इसलिए इनकमिंग वॉरहेड्स को रोकना मुश्किल होगा। रेस्क्यू और डीकंटामिनेशन टीम्स लिमिटेड होंगी और एक्टिव बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उन तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। और सबसे ज्यादा पेचीदा मसला दोनों मुल्कों के लिए सेम है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों एग्रीकल्चरल कंट्रीज हैं। सिर्फ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो तकरीबन 38% वर्कफोर्स और 23% GDP एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। न्यूक्लियर विंटर से दूर 10 to 20% मजीद कम हो सकती है और टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री गिर सकता है। इससे गंदम, चावल, कॉटन और बाकी मेजर पैदावार बुरी तरह से मुतासिर होगी। इंडस बेसिन की नहरें सूख जाएंगी, ट्यूबवेल बिजली बंद हो जाएंगी और माल मवेशी के लिए चारा तक नहीं मिलेगा।
बंदरगाहें और बॉर्डर्स बंद होने से वीट इंपोर्ट भी रुक सकती है और एज अ रिजल्ट मुल्क भर में कहत का खतरा बहुत हद तक बढ़ सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर क्राइसिस हो गया तो यूएन, अमेरिका या एनजीओज मदद के लिए आ जाएंगी, लेकिन रियलिटी यह है कि इंटरनेशनल एड हमेशा वक्त पर नहीं आती और न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन में तो और डिले होता है। 2005 कश्मीर अर्थक्वेक और 2004 टी सुनामी के दौरान भी साउथ एशिया में रिलीफ देर से पहुंचा था। न्यूक्लियर वॉर के केस में चैलेंजेस और भी बढ़ जाते हैं। चाइना या अमेरिका से हेल्प आने में हफ्ते लग सकता है। एयर स्पेस बंद होने की वजह से सप्लाई रूट्स ब्लॉक हो जाते हैं। बॉर्डर्स पे पॉलिटिकल टेंशन एड को डिले करता है और सबसे ज्यादा असर लोकल आर्मी, सिविल डिफेंस और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स का होता है। इसलिए देसी सॉल्यूशंस ही सबसे काम आते हैं और पाकिस्तान में हमें इनकी बहुत मिसालें मिलती हैं। चाहे आप 2010 का बड़ा सैलाब हो या 2022 की मानसून फ्लड्स, लोगों ने अपनी मदद आपके जरिए ही सरवाइव किया। इसीलिए आपको सिर्फ इंटरनेशनल एड पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। लोकल लेवल पर तैयारी और अपने इलाके की कम्युनिटी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी बचाने के लिए अपने आसपास के लोगों पे भरोसा सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हर कम्युनिटी को लेने चाहिए। 2022 फ्लड कैंप्स में लोगों ने ब्लू प्लास्टिक ड्रम्स को पानी स्टोर करने के लिए रीयूज किया। अगर आप चाहें तो आप भी 50 से 100 लीटर के ड्रम्स साफ करके रिजर्व बना सकते हैं। कपड़े को सिरके में भिगोकर इम्प्रोवाइज्ड मास्क भी बनाया जा सकता है। यही ट्रिक क्वेटा के कोल माइनर्स रेडिएशन जैसी डस्टी गैस से बचने के लिए यूज करते हैं। कुकिंग के लिए लकड़ी या एलपीजी सिलेंडर का छोटा सा स्टोव भी रखा जा सकता है। 2005 कश्मीर अर्थक्वेक के बाद मुजफ्फराबाद की मस्जिद और गुरुद्वारा पंजाब सिंह में डिस्प्लेस्ड फैमिलीज को रात भर रिफ्यूज दिया। अपने इलाके की मस्जिद, स्कूल या कम्युनिटी हॉल को पहले से ही तहफ्फुज मरकर डिक्लेयर करना लाजमी होगा। वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग ड्रम्स या फिर राशन ट्रक भी रखना लाजमी है। वॉर के वक्त शहरी सप्लाई चेन्स टूट जाते हैं। 2020 कोविड लॉकडाउन में भी कराची वाले इंटरसिटी डाइवो कोच पकड़ के गाँव चले गए थे, जहाँ अनाज और पानी ज्यादा था। ईदी, छिपा और सैलानी जैसे एनजीओज को हेल्पलाइन नंबर्स लेकर रखे। 2015 कराची हीट वेव में ईदी एम्बुलेंस ने ही सबसे पहले बॉडीज और पेशेंट्स उठाए थे। ये छोटी छोटी प्लानिंग एफर्ट्स क्राइसिस के वक्त जान बचाने में हेल्प करती हैं और पैनिक को ऑर्गेनाइज एक्शन में बदल सकती हैं। न्यूक्लियर जंग का खौफ रियल है, लेकिन हर खौफ का जवाब सिर्फ डर नहीं होता, तैयारी होती है। हर मुल्क की लीडरशिप को अमन का रास्ता चुनने की जरूरत है। वॉर ने कभी भी किसी भी मुल्क को असल में फायदा नहीं दिया, ना जानों का, ना इकॉनमी का और ना ही सोसाइटी का। स्पेशली न्यूक्लियर वॉर इंसानियत को तबाह कर सकता है और इंडिया, पाकिस्तान जैसी मुल्कों के लिए तो ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन मुल्कों के पास अब हिम्मत नहीं कि 1947 के पार्टीशन और 1971 की जंग के बाद फिर से लाइफ को रिस्टार्ट करें। मगर हर फर्द को भी ये समझना होगा कि अनसर्टेन वक्त में हर घर एक छोटी प्लानिंग यूनिट बन सकता है। इस वीडियो को मकसद पैनिक फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अवेयरनेस देना है। अगर हम इन्फॉर्म हैं तो हम पैनिक नहीं करते, और अगर हम रेडी हैं तो हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। चाहे आप शहर में हो या गांव में, बेसिक प्लानिंग, लोकल नेटवर्क्स और सही मालूमात हर किसी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। इस वक्त शायद जंग ना हो, लेकिन तैयार रहना कभी वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता। इसलिए हम सबको अमन के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन हमेशा तैयारी के साथ। अगर आप समझते हैं कि यह मालूमात किसी की मदद कर सकती है तो इस वीडियो को सेव करें और शेयर ज़रूर करें, और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि आपके इलाके में अगर ऐसा वक्त आ गया तो आपका पहला स्टेप क्या होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।